इनफर्टिलिटी, सब फर्टिलिटी, बेसिकली इट्स इनएबिलिटी टू कंसीव। बेसिकली इसको हम दो जगह में कैटेगराइज करते हैं, एक प्राइमरी इनफर्टिलिटी है, एक सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है। एक तो एक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है जो हम बेली बटन से करते हैं, और एक दूसरा हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी है जिसमें हम इनसाइड द यूट्राइन कैविटी यानी कि बच्चेदानी के अंदर देखते हैं। ड्यूरिंग डायग्नोस्टिक केसेस कर रहे होते हैं लैप्रोस्कोपी में, और देयर इज सम कॉज इज आइडेंटिफाइड कि ये वजह है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही। मैं आपको एडवाइस दूंगी, वी टेक द मल्टीपल प्रेगनेंसी एज अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। माँ और बच्चे के दोनों के लिए कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस और रिस्क ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सिंगल प्रेगनेंसी के। अगर हो गई है तो चला लेंगे, वरना ख्वाहिशन इसको करने की जरूरत नहीं है। माँ का दूध इज नो अल्टरनेट अबाउट। डिलीवरी के बाद आपने अपने बच्चे को अपना दूध पिलाना है, और बच्चे के दूध पिलाने में यही आपको शुरू में चैलेंजेस आएंगे, और हमने चैलेंजेस को इस तरह ओवरकम करना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ुबैदा अनवर खान, और आप देख रहे हैं ज़ैक पॉडकास्ट, मेरा यूट्यूब चैनल। और आप सब लोगों की जो फरमाइश पे, पुरजोर फरमाइश पे कहा गया था कि बहुत सारे सवालात रह गए हैं, बहुत सारी बातें रह गई हैं, तो आप दोबारा जो है वो दावत दें अपने प्रोग्राम में डॉक्टर प्रोफेसर ज़ोहरा खानम साहिबा को, ताकि जो सवाल जो बातें रह गई हैं वो उनसे पूछ के आप लोगों तक पहुंचाई जा सके। तो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मरूफ गायनेकोलॉजिस्ट एंड एंडोस्कोपी सर्जन डॉक्टर ज़ोहरा खानम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नो डाउट, आई डू एग्री कि वुमेन्स हेल्थ का चैप्टर इतना एक तवील चैप्टर है कि हम इस पे कई दिन भी प्रोग्राम्स कर सकते हैं, और आई एम श्योर कि अब हम इसको कंटिन्यू भी करेंगे और गाए बगाहे इसको डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर सेगमेंट्स में करते रहेंगे, क्योंकि हेल्थ के इश्यूज तो हमेशा लोगों के अंदर रहते हैं। तो जो सवाल भी आएगा मैं जरूर आपसे दरख्वास्त करूंगी आप टाइम दें ताकि आपसे वो सवाल किए जाएं। अच्छा, अभी जो बहुत ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है जिसमें आपकी स्पेशलिटीज भी हैं, वो ये है कि इनफर्टिलिटी क्या है, बांझपन का शिकार हो रही हैं खवातीन, मर्द भी हो रहे हैं, ये बेसिकली है क्या? बेसिकली जी देखिए, ये इनफर्टिलिटी, सब फर्टिलिटी, बेसिकली इट्स इनएबिलिटी टू कंसीव के प्रेगनेंसी का ना होना। अब उसमें बेसिकली इसको हम दो जगह में कैटेगराइज करते हैं, एक प्राइमरी इनफर्टिलिटी है, एक सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है। प्राइमरी मींस के नेवर कंसीव्ड, किसने कभी भी पहले प्रेगनेंसी हुई नहीं कभी। सेकेंडरी का मतलब है कि पहले कभी हुई है, उसका आउटकम जो मर्जी है, आइदर वो अबॉर्शन हो गया या वो बेबी जो है अलाइव पैदा हुआ, या खुदा ना खास्ता अलाइव पैदा नहीं हुआ, उसको उसके बाद फिर बांझपन होना, कंसीव ना करना, उसको हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। दोनों की कॉजेज जो हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं, और इसमें डिफाइन क्या करते हैं, एन इनएबिलिटी टू कंसीव अ कपल व्हेन लिविंग टुगेदर फॉर 12 मंथ्स। अगर उसके बाद भी कंसीव नहीं करते तो देन इट्स डिफाइंड एज अ इनफर्टिलिटी। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि कम से कम 12 मंथ 1 ईयर तक। अच्छा, लेकिन कुछ लोग इसमें बहुत लेट राब्ता करते हैं आप लोगों से, और कुछ जो है वो बहुत अर्ली, बड़ा प्रेशर, सोशल प्रेशर भी होता है कि जी 2 माह हो गए हैं, खुशखबरी नहीं सुनाई बहू ने, और या 4 माह गुजर गए हैं तो कोई पता नहीं चल रहा कि कुछ हुआ है, नहीं हुआ, कब होगा। तो इसके कैसे देखती हैं आप? बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जी मेरी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कल भी मैंने 2 मरीज देखे हैं, उनमें से एक की भी शादी को 3रा माह था, 2 माह पूरे हुए और 3रा माह शुरू हुआ, और वो अपनी मदर के पास मेरे साथ आई थी और मदर के साथ थी, और वो बहुत ही अंडर एक सोशल प्रेशर थी कि, और उसकी मदर जो है वो मेरे से पहले से उनके मेरी पेशेंट थी, तो कहती डॉक्टर साहब समझ नहीं आ रहा, बेटी 2 दिन से घर आके रो रही है कि जो भी घर में आ रहा है वो कह रहे हैं कि बताएं 2 माह हो गए, पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गुड न्यूज नहीं है, बताएं मुंह मीठा कब कराना है। तो लाइक इस तरह की भी सिचुएशन है। लेकिन दूसरी तरफ कल ही के मैंने अपनी प्रैक्टिस में क्लिनिक पे दूसरा पेशेंट जो देखा है, और वो 6 इयर्स के बाद 6 बार मैंने, क्योंकि वो पहले पेशेंट निकल गए जब 2 माह के बाद रो रहे थे, और जब ये एंटर हुई है तो मैंने उनसे कई मरतबा पूछा कि आर यू श्योर कि आपकी शादी को, आप मुझे सन बताएं कब शादी हुई थी। तो उसने कहा डॉक्टर साहब पक्की बात है 6 साल पहले हुई थी। तो मैंने कहा आप फिर आपने कोई राब्ता नहीं किया, इलाज नहीं करवाया? कहती नहीं डॉक्टर साहब मैं बस थी कि अल्लाह का हो जाएगा, जब होगा तो अल्लाह दे देगा। तो दोनों तरह की वाकई बहुत वेरिएशन है कि इसमें कुछ, लेकिन ज्यादा लोग जो हैं वो पहले वाले ग्रुप में से हैं। आफ्टर फ्यू मंथ्स देयर इज अ सोशल प्रेशर कि प्रेगनेंसी नहीं, और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द ऑप्टिमल टाइम, कि कब राब्ता होना चाहिए। देखिए इसको ना हम कोई एज अ रूल सब पे एक जैसा रूल अप्लाई नहीं कर सकते। लाइक हम ये नहीं कह सकते कि जी 6 महीने के बाद लाजमी चेकअप होना है, या 5 साल के बाद होना चाहिए। इट इज फ्रॉम केस टू केस। सपोज एक हेल्दी कपल है, लड़का कभी अपेरेंटली दे आर इन गुड रिलेशन,
लड़की जो है उसके पहले कोई ऐसी सर्जरी नहीं हुई, पेल्विक एरिया की सर्जरी नहीं है, उसका साइकिल रेगुलर है, उसमें कोई मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है, दे कैन वेट फॉर अबाउट 12 months फॉर अ ईयर, जो हमारी एक डेफिनेशन है उस पे। और लेकिन उसकी एज उस ब्रैकेट में नहीं है कि ओवर एज हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक हमारे पास कपल आता है जिसमें से लड़की की लेट मैरिज है, लाइक इट्स 37 years पे हुई है, शी इज अ वर्किंग लेडी, 37 years पे उसकी शादी हुई, उसके बाद उसके कुछ और भी मेडिकल हेल्थ इश्यूज हुए, तो आई एम श्योर मैं उसको ये एडवाइस दूंगी कि भी आप 1 साल वेट ना करें। इवन कि इट इज द लाइक ये वो सिचुएशन है जिसमें शादी से पहले ही राब्ता कर लेना चाहिए कि डॉक्टर साहब मैं बताइए कितना अरसा तक नेचुरल कॉन्सेप्शन के लिए वेट करूं और उसके बाद मैं कब आपसे राब्ता करूं। तो इसको बेसिकली वी हैव टू गो फ्रॉम केस टू केस। अच्छा मैम, आप माशाल्लाह से इक्टोपिक सर्जन भी हैं, एंडोस्कोपी के हवाले से सर्जन भी है आप, और क्या कहेंगी कि ये क्या रोल हो सकता है एंडोस्कोपी का इस इनफर्टिलिटी के अंदर? जी, इनफर्टिलिटी में इसका बहुत बड़ा रोल है। देखिए पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि जो गायनोकोलॉजिकल एंडोस्कोपिक सर्जरी है क्या, इसके दो मेन सेगमेंट, एक तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है जो हम बेली बटन से करते हैं, और एक दूसरा हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी है जिसमें हम इनसाइड द यूट्राइन कैविटी यानी कि बच्चेदानी के अंदर देखते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें आपस में एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं। थ्रू कैमरा होता है ये सारा? थ्रू कैमरा है, और ये आमतौर पे डे केयर केस होते हैं कि पेशेंट सुबह को आता है, पेशेंट शाम को चला जाता है विद मैक्सिमम कंफर्ट। कुछ केसेस ऐसे हैं कि जैसे जब हम ड्यूरिंग डायग्नोस्टिक केसेस कर रहे होते हैं लैप्रोस्कोपी में, और देयर इज सम कॉज इज आइडेंटिफाइड कि ये वजह है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही, कोई ट्यूबल ब्लॉकेज है, कोई एडहेरेंस है, कुछ सिस्ट है, वहां पे कोई प्रॉब्लम है, फिर हम उसको ऑपरेट कर देते हैं। वो भी ऑपरेटिव ही लैप्रोस्कोपी है जिसको हम मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी कहते हैं विद अ मिनिमम स्कार, और उसमें भी हमारा पेशेंट का यूजली जो स्टे है वो 24 टू मैक्सिमम 36 आवर्स तक है, अनलेस के खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ी बीमारी ना हो। इसका जो बहुत बड़ा रोल है, इसमें हम क्या देख सकते हैं, हम इनसाइड द यूट्रस देखते हैं, हम इनसाइड द पेल्विस देखते हैं, हम यूट्रस के साइड की जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स की स्टेटस क्या है, वो ओपन है, वो ब्लॉक्ड है, वो मूव कर रही है, फंक्शनल है, और उसके साथ वहाँ बाकी एडनेक्सा ओवरीज का क्या स्टेटस है। तो नो डाउट अबाउट इट, ये आप समझे कि गायनोकोलॉजिस्ट की आंखें हैं। जो लैप्रोस्कोपी है और जो हिस्ट्रोस्कोपी है वो we can see through the laparoscope and hysteroscope inside the uterus, inside the pelvic cavity, to identify the right cause of the infertility. And most of the cases it's a positive case कि all is okay, साथ ही हमने डाइट टेस्ट करते हैं, ट्यूब्स चेक हो जाती हैं, और इन केस certain cases if there is some problem it can be treated at the same time. अच्छा, बड़ा अब तो माशाल्लाह जदीद मशीनरी आ चुकी है, और जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह से आप एंडोस्कोपी सर्जन के हवाले से भी आपके बड़े ज़बरदस्त केसेस आपने किए हुए हैं। अच्छा, अब मैं आऊँगी, अपनी ट्यूब का जिक्र किया, तो इक्टोपिक जो प्रेगनेंसी है इसकी क्या वजूहात हैं? बड़ी ख़वातीन ने ये सवाल मुझसे पूछा है और कुछ डरी हुई हैं कि अगर हम इसको ट्रीटमेंट की तरफ जाती हैं तो वो बड़ा तकलीफ दे है। देखिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है कि प्रेगनेंसी अदर देन द नॉर्मल साइट, जो नॉर्मल साइट है दैट इज द यूट्राइन कैविटी, ये मुख्तलिफ जगहों पे हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केसेस हैं वो ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है। इसकी वजूहात भी बताइएगा। जी, वजूहात, मोस्ट ऑफ केसेस देयर इज नो कॉज, बट सम टाइम देयर इज सम पेल्विक पैथोलॉजी, प्रीवियस इन्फेक्शन है, प्रीवियस सर्जरीज हैं, ट्यूब में पहले कोई प्रॉब्लम है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, बहुत सी कॉजेज हैं। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट मेरा मैसेज, प्लीज आप इसको नोट करें, इसको डिसएमिनेट करें। इफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज सस्पेक्टेड, डेफिनेटली इट शुड बी ट्रीटेड टाइमली। अगर ये सस्पेक्ट हो जाती है, इसको प्रॉपर डायग्नोज करें और टाइमली ट्रीट करें। अगर हम इसको टाइमली ट्रीट कर रहे हैं, इसमें ट्यूब भी बच सकती है और इसमें मैटरनल हेल्थ, माँ की जान भी बच जाती है। अगर ये टाइमली ट्रीट ना हो, एडवांस हो जाए, फिर इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज के स्टेजेस के हिसाब से है। अगर बहुत अर्ली डायग्नोज हो जाए तो मेडिकल ट्रीटमेंट है, थ्रू मेडिसिन हो जाती है, और वरना फिर ये हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी पे, जिसे हम मिनिमम इन्वेसिव सर्जरी कहते हैं, डे केयर केसेस होते हैं, उसमें इसमें ट्यूब बचने के मैक्सिमम चांस होते हैं। लेकिन अगर ये टाइमली डायग्नोज नहीं होती और ट्यूब रप्चर कर जाती है, तो उसमें फिर ये मोस्ट ऑफ टाइम वी आर अनएबल टू सेव द ट्यूब इवन ऑन द लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। और फ्यू केसेस द पेशेंट प्रेजेंट्स इन शॉक, कई लीटर ब्लड उनके पेट में होते हैं, और वो दैट इज रियली अ रिस्क फॉर द मैटरनल हेल्थ। तो एक्टोपिक once it's suspected, जानलेवा साबित हो सकती है ये, बिल्कुल हो सकती है जी। once it's suspected,
it should be diagnosed. If it's diagnosed, it should be timely treated. टाइमली ट्रीटेड, बिल्कुल राब्ता करना चाहिए। अच्छा, कुछ ऐसे खवातीन ने भी राब्ता किया है जिनका ये कहना था कि हमें एक टॉपिक प्रेगनेंसी हुई लेकिन उसकी ट्रीटमेंट में ट्यूब डैमेज हो गई है, अब वो कोई 2-4 साल गुजर चुके हैं, माँ नहीं बन पा रही, तो क्या काबिल इलाज है? जी बिल्कुल काबिल इलाज है। वो देखना पड़ेगा कि दूसरी ट्यूब का क्या स्टेटस था, ये जो डैमेज हुई है इसका क्या स्टेटस था, क्या ये ट्यूब इतनी एडवांस स्टेज पे जाके डैमेज हुई है कि इसको कट कर दिया गया था या इसको बंद कर दिया गया था, या दूसरी साइड पे है कि अगर दूसरी साइड उसकी फंक्शनल है, डेफिनेट देयर आर चांस फॉर प्रेगनेंसी। और इन केस खुदा ना खास्ता पेल्विक पैथोलॉजी ऐसी है जिसने दोनों ट्यूब्स को इफेक्ट किया था, देन देयर आर सर्टेन अदर वेज जिससे हम प्रेगनेंसी की तरफ जा सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जदीद साइंस आ चुकी है और एक IVF मुतारफ हुआ था, उसके ऊपर बहुत सारे उलमा ने अब उसके हक में फतवे भी दे दिए हैं कि ये कोई नाजायज़ नहीं है या गलत नहीं है, तो बहुत सारे डॉक्टर हजरात उसके ऊपर, बहुत सारे इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। आप IVF के बारे में क्या कहती हैं? देखिए जी, जो आपने पहली स्टेटमेंट तो कर दी है वो आपने डेफिनेटली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्टेटमेंट दी है। मैं उससे आगे की बात करती हूँ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में ये होता है IVF में कि आपने ये भी टाइमली ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। इफ देयर इज अ डेफिनेट कॉज, देयर इज अ डेफिनेट कॉज और ये हो जाते हैं, देयर में बी द मेल फैक्टर्स, देयर में बी द फीमेल फैक्टर्स। मेल या फीमेल किसी भी एक वजह से हो सकता है कि हमने IVF या फर्दर भी इसकी आगे से है कि ICSI है, PGD है, डिफरेंट आगे से इसकी टाइप्स हैं। अगर वो कोई भी आपको इसका कंसल्टेंट आपको एडवाइस करते हैं, डॉक्टर एडवाइस करते हैं और वो उसको एविडेंस बेस्ड है, तो फिर आप इसको टाइमली ट्रीट करवाएं। लाइक अगर फॉर एनी रीजन डेफिनेट कॉज की वजह से IVF आपको एडवाइस होते हैं 32 इयर्स पे सपोज। ओके, मैं ये पूछना चाह रही थी किस एज में करवाना चाहिए? नहीं, वो एज का भी इसमें नहीं, मतलब सपोज एक यंग पेशेंट है और उसका प्रॉब्लम ही ऐसा है कि मेल फैक्टर है या फीमेल का एक डेफिनेट फैक्टर है, फॉर एनी रीजन उसकी प्रीवियस पेल्विक सर्जरी हुई थी, उसकी दोनों ट्यूब्स बंद हैं और नहीं वो खुल सकती हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि ट्यूब डैमेज हुई है, उसको यंग एज में करवा लेना चाहिए। कोई और पेशेंट है कि जो पहले नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए वेट कर रहे थे और फॉर एनी रीजन अब वो नहीं नेचुरल वे में हो रही, तो अब उसके लिए ये इंतजार ना करें कि हमने 40 प्लस पे जाके करवाना है, कि बिकॉज विद एक जहन में रखिएगा कि विद एजिंग एवरी मंथ एवरी ईयर द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी डिक्लाइन आफ्टर सर्टेन एज। एक एज के बाद प्रेगनेंसी के चांसेस बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस, प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते जाते हैं। अब वो एज कौन सी है वो डेफिनेटली केस टू केस मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी, आप क्या रिकमेंड करती हैं, साइंस क्या कहती है किस एज में ये करवा लेनी चाहिए? अगर ये केस टू केस वेरी करेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि हेल्थ के ऊपर जी और कॉज क्या है, लेकिन आइडली जो है द फैमिली शुड बी कंप्लीटेड इन mid-30s, बिफोर mid-30s, क्योंकि उसके बाद जो एजिंग प्रोसेस है, जो वेरिएंट एजिंग प्रोसेस है, हार्मोनल चेंजेस रैपिडली होती हैं और हर आने वाला महीना आने वाला साल जो है वो डिक्लाइन की तरफ जाते हैं। तो सो दैट इसको हमने केस टू केस डिसाइड करना है और उसकी कॉज क्या थी उस पर डिसाइड करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अगला सवाल मेरे पास आया था आपके पार्ट 1 वाले इंटरव्यू के हवाले से कि डॉक्टर साहब से पूछिएगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर पहले तो प्राइवेट सुनने में आता था, लेकिन अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर भी धड़ाधड़ सी सेक्शन हो रही हैं। क्या नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन में वजूहात क्या हैं कि नॉर्मल डिलीवरी कम होकर रह गई है, सी सेक्शन बढ़ता जा रहा है, उसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि वहां पे तो हम ये भी नहीं कह सकते कि जी हमसे पैसा लेने के लिए किए जाते हैं ना। अच्छा देखिए, मैं इसके बाद का बड़ा आपको जवाब दूंगी। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कि हम सोशली कहीं पे भी जाते हैं वहां पे भी हमसे किया जाता है, डॉक्टर साहब क्या बात है नॉर्मल बच्चे नहीं पैदा होते। देखिए ये मल्टीपल फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, इट्स नॉट ओनली द डॉक्टर्स। देखिए जो लेबर इटसेल्फ, अच्छा इसमें मैं आपका ठीक है, आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मैं इस बात से नहीं एग्री करती फीस वाली बात से। सिजेरियन जो है ना वो एक छोटा काम है, नॉर्मल डिलीवरी जो है वो खुद एक प्रोसेस है। तो फीस के हिसाब से जैसे नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन की फीस एक ही होनी चाहिए। हमने तो चाइल्ड बर्थ पे गए ना, तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कोई फीस का इतना इशू होना चाहिए जी। लेकिन अब गवर्नमेंट है वो तो ले ही नहीं रही ना। अब मैं गवर्नमेंट सेक्टर में आ जाती हूँ। गवर्नमेंट सेक्टर का सी सेक्शन रेट काफी हाई है। उसकी वजह क्या? रेफरल हॉस्पिटल्स हैं। रेफरल हॉस्पिटल्स हैं। देखिए हमारे पास अगर आज भी हम अपनी इमरजेंसी में देखें तो हमारे पास पेशेंट कहाँ आएगा? भाई पेरिसो, पतोकी से, उकाड़ा से, शेखुपुरा या लाहौर के भी फिल्टर क्लिनिक्स जहाँ पे ब्लीडिंग को कोई मैनेज नहीं कर रहा या लेबर स्टक करके गए, बच्चे की पोजीशन ठीक नहीं है, लो हीमोग्लोबिन, कार्डियक पेशेंट, तो वो बहुत सी ऐसी इंडिकेशंस है जो क्लियर कट इंडिकेशंस बन जाती है फॉर सी सेक्शन। दैट इज द रीजन, जस्ट टू सेव द
मदर एंड द life, बेबी हमें सी okay. इसमें मैं आपको अपना एक मैसेज जरूर दूं कि जो सिजेरियन पे every pregnancy should be a planned pregnancy and the outcome should be it should be the safe mother safe baby, safe mother safe baby, and that is called safe motherhood. जी बिल्कुल, बड़ी प्यारी बात की आपने। और इसी बात से मैं एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ये वाक़यात भी देखने में आए हैं। साउथ पंजाब में इसकी रेशो थोड़ी ज़्यादा है कि बच्चे सम टाइम एबनॉर्मल पैदा होते हैं, कुछ ना कुछ डिसेबिलिटीज़ के साथ। उसकी बड़ी वजह जो साउथ पंजाब में थी वो आई थिंक कज़न मैरिज बताई जा रही है। तो इसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? अच्छा, इसमें ना कोई बहुत ऐसा मेरे पास मेरे नॉलेज में डाटा नहीं है जिसमें मैं बता सकूँ कौन सा हमारे पास एरिया है जिसमें ज़्यादा है। इसमें जो एनॉमलस बेबीज के ना उसमें देखें स्ट्रक्चरल एनॉमलीज होती हैं, क्रोमोसोमल्स होती हैं, ठीक है, और उसकी मल्टीफैक्टोरियल होती हैं। और वो है कि इवन प्री कॉन्सेप्शन से लेके अर्ली कॉन्सेप्शन में कोई माँ को बीमारी हुई हो, इन्फेक्शन हुआ हो, कोई मेडिसिन ऐसी हो, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अननोन फैक्टर्स की वजह से। लेकिन आज के ज़माने में बहुत सी एनॉमलीज जो हैं वो एंटीनेटल अर्ली प्रेगनेंसी में डायग्नोज हो जाती हैं। और उसमें अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस, अकॉर्डिंग टू डिफाइंड जो हमारा लॉ है उसके मुताबिक, ओपिनियन के मुताबिक टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज हो जाए। अगर प्रेगनेंसी में इतनी ग्रॉस एनॉमली है कि ये बच्चा कंपैटिबल टू लाइफ नहीं है, या इस प्रेगनेंसी के कंटिन्यू होने से बच्चे की जान नहीं बच सकती, तो वो फिर वहाँ पे मेडिकल ग्राउंड्स पे टर्मिनेशन हो जाती हैं। और अगर कोई ऐसी उसमें डायग्नोज हो जाती है जो बर्थ के बाद ट्रीटेबल है, तो डेफिनेटली ये डिलीवरीज, ये बर्थ ऐसे हॉस्पिटल्स में होनी चाहिए जहाँ पे इमीडिएटली पीडियाट्रिक सर्जन्स अवेलेबल हो, पीडियाट्रिक ओपिनियंस हो। और आम तो ये हमारे जी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं कि डिपेंडिंग अपॉन के वो नॉर्मली है क्या, दीज केसेस आर बुक्ड इन द टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स, और हम इनकी डिलीवरी से पहले पीडियाट्रिक ओपिनियन करवा लेते हैं। तो ये डिपेंड करते हैं। हाँ जी, बट नो डाउट जो आपने कहा है क्रोमोसोमल एनॉमलीज, वो एक कजन मैरिजेस में उसका इंसिडेंस ज्यादा है, लेकिन फिलहाल मेरे नॉलेज में ऐसा डाटा नहीं है कि मैं आपसे कॉन्फिडेंटली शेयर कर सकूं। ठीक हो गया, जबरदस्त। अच्छा, दूसरा बताइएगा कि अब जिस तरह हमारे पास खाने में बहुत सारी चॉइसेस आ गई हैं, पहनने में बहुत सारी चॉइसेस आ गई हैं, एक बड़ी जबरदस्त चीज आई थी कि आप अब बच्चों में जेंडर भी सिलेक्ट कर सकती हैं, ये किस हद तक ठीक है? अच्छा, इसमें आप मेरा कमेंट ना लें क्योंकि ये थोड़ा सा वो क्वेश्चन है बेसिकली, ये पीजीडी के उसमें होता है। तो लेकिन चूंकि थोड़ा सा टॉपिक अभी ऐसा है कि जिसमें, हाँ जी, लेकिन ये हो रहा है माशाल्लाह से, अब हाँ, लेकिन आसानी हो गई हाँ जी। अच्छा, इसी तरह से चले जुड़वा बच्चों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि अगर कोई पेरेंट्स चाहती हैं कि हमारे बच्चे जुड़वा हो जाएं, तो उसमें भी साइंस ने तरक्की कर दी है। उसमें जी, उसमें देखें जो जुड़वा बच्चे हैं ना, उसमें मैं आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज शेयर करूँ। इसमें डिफरेंट कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, फैमिली हिस्ट्री होती है, जैसे हम अपनी हिस्ट्री में लेते हैं कि आपकी ट्विन प्रेगनेंसी तो नहीं, लेकिन आपसे इंटरेस्टिंग बात शेयर करूँ, मुझसे भी आके लड़कियां कहती हैं डॉक्टर साहब बस आप ये करें कि एक ही बार में 2 बच्चे हो जाए ना, और बल्कि यहाँ तक कि डॉक्टर साहब एक बेटा हो जाए, एक डॉक्टर फैमिली एक बार ऐसे। लेकिन नहीं, देखिए मैं आपको एडवाइस दूंगी, वी टेक द मल्टीपल प्रेगनेंसी एज अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। इस प्रेगनेंसी में मैटरनल एंड फीटल रिस्क आर हायर एज कंपेयर टू सिंगलटन प्रेगनेंसी। माँ और बच्चे के दोनों के लिए कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस और रिस्क ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सिंगल प्रेगनेंसी के। तो अगर हो गई है तो चला लेंगे, वरना ख्वाहिशन इसको करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सही एडवाइस किया आपने। अच्छा, अब अगला जो सवाल है वो बड़ा मुख्तसर सा है, माँ का दूध या डिब्बे का दूध? माँ का दूध। ऑफ कोर्स इसमें तो देखें जी, हमारे दीन में, हमारी मेडिकल में, हमारी रिसर्च में, और हमारी सोशली बॉन्डिंग, इसमें देयर इज नो सेकंड थॉट। ऑल्दो इट मे बी चैलेंजिंग फॉर सर्टेन वर्किंग लेडीज, लेकिन वो भी अपना एक्सट्रैक्ट करके रख सकती हैं। इसमें तो देखें, जिस चीज का दूध पिएगा मोहब्बत उसी को, अगर माँ का दूध पिएगा, माँ का हक है, मैंने एक डब्बे का एक लोगो एक बार हमने देखा था कि वो बच्चा डब्बे को हक कर रहा है। माँ का दूध इज नो अल्टरनेट अबाउट इट। आपकी बात से मैं 100% मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, ये चीज मैंने खुद पे भी आजमाई है। लेकिन आजकल की जो माएँ हैं उनका गिला मुझे कहीं बजा नजर आया, क्योंकि वो ये कहती हैं कि प्रेगनेंसी के बाद जब हमने बच्चे को फीड कराना चाहा तो हमारा तो दूध ही नहीं आया। इसमें क्या फैक्टर? देखिए, इसमें ना काउंसलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पहले दिन जो बच्चे को ना कोई इतना वो मैयर फीडर नहीं चाहिए होता है। बच्चा अपनी
रिक्वायरमेंट के मुताबिक लेते हैं। और नो डाउट जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, इसका कोजी एनवायरनमेंट, बच्चा सो जाता है, फिर जागते हैं, बच्चे को तो नहीं पता कि अब माँ ने उठ के कुकिंग पे जाना है, तो इसमें थोड़ी सी काउंसलिंग की जरूरत है। और ये आई फील सो ये हमारी फैमिली में जो घर में बड़े हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और लड़कियों को भी अपने बड़ों की बात सुननी चाहिए, और हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें इवन माँ की अपनी खुराक और इवन के बच्चे को दूध पिलाने की जो पोजीशन है कि बच्चे को किस तरह उसने अपनी गोद में रखना है। जैसे सपोज अगर एक माँ बच्चे को दूध पिला रही है और उसकी नोजी बच्चे की प्रेस हो रही है, तो वो सांस लेने के लिए मुंह खोलेगा और दूध नहीं पिएगा फिर। सो दैट देयर सर्टेन पोजीशंस, और हमारे अपने हॉस्पिटल्स में भी और हमारे क्लिनिक्स पे भी ये डिफरेंट पोजीशन डिस्प्लेड हैं। और डेफिनेटली दिस ऑल इज द पार्ट ऑफ एजुकेशन। और इवन कि प्रेगनेंसी से पहले तमाम एजुकेशन की जाती है और करनी चाहिए कि बाद में डिलीवरी के बाद आपने अपने बच्चे को अपना दूध पिलाना है। और बच्चे के दूध पिलाने में यही आपको शुरू में चैलेंजेस आएंगे, और हमने चैलेंजेस को इस तरह ओवरकम करना है। अच्छा, जबरदस्त बात है। काउंसलिंग वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत ही अच्छा बहुत है, इम्पोर्टेंट एक है। नेकी भी है। हालांकि घर में माएँ दादियां होती है ये बताने के लिए, इसके बावजूद हॉस्पिटल ने ये जिम्मेदारी भी उठाई हुई है कि काउंसलिंग भी साथ साथ करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा आज का चूंकि मौजूद था इनफर्टिलिटी, उसी के ऊपर बहुत सारे जोड़े, शादीशुदा जोड़े, बहुत सारे वालिदैन, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। ये आपका कैमरा है, अगर अपना मैसेज कोई रिकॉर्ड करवा दें। जी, दोबारा से मैं अपने उसी मैसेज को रीइंफोर्स करूंगी और कहूंगी कि हेल्थ इज़ वेल्थ एंड प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमेशा टाइमली ट्रीटमेंट देनी चाहिए, टाइमली डायग्नोसिस होना चाहिए, और आप अपने डॉक्टर की, अपने मॉलेज की हदायत को फॉलो करें। आपके जितने क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, प्लीज़ डिस्कस विद योर डॉक्टर और जस्ट क्लियर योर माइंड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका आपने टाइम दिया और हमारे तमाम सवालों के जवाब बड़े अच्छे अंदाज में आपने दिए हैं, आपका बेहद शुक्रिया। जी नाज़रीन, कैसा लगा आपको हमारा आज का शो? आपका फीडबैक बहुत हमारे लिए अहमियत का हामिल होता है। सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि जान है तो जहान है। इसी के साथ अपनी मेजबान जुबैदा अनवर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।